मित्र नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्र कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे जानकारी है और पता है कि इस समय आपके दिल पर क्या क्या बीत रही होगी, मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन आज मैं अपनी पूरी समीक्षा करूँगा इस पूरे चुनाव परिणामों की, और आपसे इस बारे में पूरी बात करूँगा। पॉइंट बाय पॉइंट बात होगी, एक एक करके हम बात करेंगे। और अपनी शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि जब जंग चल रही होती है तो सेनापति की रणनीति पर सवाल नहीं खड़े किए जाते। जब चुनाव प्रचार हो रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे थे, जब खुल करके एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पलटवार हो रहे थे, पूरे 5 सालों तक जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनाई जा रही थी, उस समय हम लोगों ने कई बार अपनी बातें कही कि क्या क्या कमियां सरकार में है, लेकिन उन कमियों को कभी भी उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन अब ये कमियां तो हकीकत में ज़मीन पर थी, इनकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि अगर ये सारी जो कमियां हैं, अगर मान लीजिए बीजेपी की सीटें आज 300 के पार होती, तो ऐसा नहीं कि ये कमियां होती ना, ये कमियां तब भी होती, लेकिन तब ये कमियां ढक जाती और इन पर कभी चर्चा नहीं होती। लेकिन आज एक मौका है कि हम इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करें जो कि कमियां लगातार हमने अपने पूरे बीजेपी के शासन में देखी। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आज की तारीख में हिंदुओं की सबसे बड़ी जो चिंता है, वो चिंता ये है कि देश के अंदर एक जनसंख्या को लेकर असंतुलन है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कभी एड्रेस नहीं कर पाई, और बीजेपी की सरकारों ने कभी इस तरफ कोई जनसंख्या को लेकर कोई नीति लाने का कभी कोई काम नहीं किया। योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस नीति को लाने का काम किया था, वो इस पर काम कर रहे थे, ड्राफ्ट भी तैयार था, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर योगी के हाथ किसने बांध दिए और क्यों योगी इस पर आगे नहीं बढ़ पाए, आज तक समझ में नहीं आया। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मित्रों इसमें बल्कि कहूँगा कि ये है कि यूपी में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो चुनाव हुआ, सबसे बड़ी जो हार हुई यूपी में हुई है। बीजेपी को यूपी में बहुत कम सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अच्छी तरह से लीड ले चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो योगी जी के चेहरे को पूरी तरह से पीछे कर दिया गया था। मोदी के चेहरे पर ही पूरी तरह से चुनाव लड़ा गया। यहाँ तक कि ये चर्चाएं भी होती रही लगातार कि बस जैसे ही योगी जी का चुनाव परिणाम आएंगे, योगी जी को हटा दिया जाएगा। इन सब परिणामों से बीजेपी की इमेज पर एक बहुत ही गलत असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, मैं आपको बताऊं, अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे तक आती थी लेकिन मैंने कभी आपसे शेयर नहीं की। लेकिन अब ये अच्छा होता क्या है ना कि अगर हम जैसे लोग जिनके 3.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर अगर यूट्यूब चैनल पे हैं, अगर हम लोग अगर आकर खुल करके बातों करते हैं तो लोग फिर आगे जाकर इसका फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे चैनल्स जो हैं वो इसको दिखाते हैं कि देखिए बीजेपी तो हार रही है। इसलिए हमने कभी इस तरह की बातें की नहीं। लेकिन अब ये है, इन बातों पर विचार करने का वक्त है। और उसमें से एक बात ये भी मित्रों है कि अंदर की इतनी खबरें जो मैं बताऊं आपको, ये है कि योगी जी को ये भी अधिकार नहीं था कि वो जो है क्या बयान देंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि इतने बड़े सूबे के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको चिट्ठी लिखकर मिलती थी दिल्ली से कि आपको इसी मुद्दे पर बयान देना है। यानी आप देखिए, ज़्यादातर योगी जी का जो बयान था वो पाकिस्तान के मुद्दों पर केंद्रित रहा। उनको पूरी तरह से उनको कहा गया कि आपको इस तरह के बयान देने कि आप ज़्यादा लाइमलाइट में ना आ जाएं। तो ये कहा गया कि सारा जो चुनाव है ये तो मोदी का चुनाव है, इसलिए आपको जो है इस पूरे में थोड़ा सा आपको लाइमलाइट में नहीं आना है, थोड़ा हल्के फुल्के बयान आपको देने हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी दिल्ली से आई जो कि योगी पर अप्लाई की गई। अब आप देखिए, यूपी की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद से जब जनरल वीके सिंह का टिकट कटा, तो जिस बैठक में ये बात हुई और वीके सिंह का टिकट कटा, उस बैठक से योगी जी नाराज होकर चले गए थे। कम से कम ऐसे 35 सीट ऐसे उम्मीदवार थे जिनको योगी जी ने कहा था इनको टिकट दिया जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं देकर किसी और को वहां पर टिकट दिया गया। और योगी जी की वहां पे कोई भी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलाई गई, जबकि योगी जी को ज़्यादा यूपी में मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ज़्यादा समझ है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, क्या स्थितियाँ नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो चेहरा था वो अभी यूपी के अंदर देखा जाए तो सब मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, लेकिन अब रिजल्ट आ गए हैं तो आप देखिए योगी जी को कहा जाएगा कि आपकी वजह से चुनाव हारे और योगी जी के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी बीजेपी के अंदर, जो कि एक तरह से मैं कहूं, जो मैंने यहां पे लिखा है कि योगी वर्सेस अमित शाह यूपी को ले डूबा। 5वां पॉइंट मित्रों ये है
कि मूल रूप से मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, आपसे बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत से इसमें यहाँ पे मतलब बहुत लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, तो उससे पहले से मैं कहूंगा कि जो गहराई सोचिएगा। मूल रूप से लीडर तब तक ही लीडर होता है जब तक कि उससे उम्मीद हो। यानी जो लीडर सपने दिखा सकता है, जो लीडर उम्मीद दिखा सकता है, लोग उसी को ही करिश्मेटिक लीडर मानते हैं। लेकिन आज जरा आप विचार करें, प्रधानमंत्री मोदी से जनता को क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री मोदी को जो करना था, लगभग राम मंदिर हो या जो कुछ भी हो, वो अपने तरफ से कर चुके थे। अब उनकी उम्र जो है वो 75 साल के करीब आ गई। और आप खुद अपने मन में सोचिए कि क्या मोदी को लेके आपके मन में कोई उम्मीद थी, कोई सपना था? क्या सपना था कि 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे? अगर इस देश के अंदर विकास पर वोट मिलना होता तो आज बीजेपी की 500 सीटें होती। क्योंकि आप देखिए, अयोध्या में बीजेपी ने हवाई अड्डा बनवाया। अयोध्या की इकोनॉमी देखिए क्या से क्या हो गई। आज की डेट में हर दिन 5-5 लाख लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद देखिए आप अयोध्या में आज बीजेपी के प्रत्याशी की हालत क्या है, जीतने के लाले पड़े हुए हैं। तो अगर किसी को लगता है कि विकास से चुनाव जीता जाता है तो ये सबसे बड़ी भूल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए कि जरा और समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 5 सालों तक एक नारा देते रहे, सबका साथ सबका विकास, कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप बताइए, जिस देश में देशद्रोहियों की इतनी लंबी फौज हो, राष्ट्रद्रोहियों की इतनी लंबी फौज हो, उस देश में आप सबका साथ सबका विकास कैसे चला सकते हैं? भाई नारा ये होना चाहिए कि देशभक्तों का साथ देशभक्तों का विकास, लेकिन नारा ये दिया गया कि सबका साथ सबका विकास। और सबसे बड़ी बात ये है मित्रों, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि इसमें और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये तो मैंने आपको बताया 5वां पॉइंट। छठा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? स्मृति ईरानी की अकड़। आप देखिए मित्रों, स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों से चुनाव हार रही हैं। और चुनाव किससे हारी हैं? चुनाव हारी हैं किशोरी लाल शर्मा से, जो कि राजीव गांधी के आने पर अमेठी में राजीव गांधी को पानी पिलाने का काम करते थे। यानी कांग्रेस दफ्तर में जो पियोन का काम करते थे, वो जो है स्मृति ईरानी को आज हरा दिए। और हरा क्यों दिए? स्मृति ईरानी, मैंने पुराने वीडियो आज मैंने अपलोड भी किया है, मैंने पुराने वीडियो बनाए थे स्मृति ईरानी पर। और उस वक्त जब मैंने स्मृति ईरानी पर ये वीडियो बनाए थे तो उस वक्त बहुत से लोगों ने जो है मुझे बहुत तरह तरह के अपशब्द कहे कि आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं, ये वो तरह तरह की बातें वो सब कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए जरा कि स्मृति ईरानी को लेकर के तो इतनी बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे हो रही थी। मैं तो अमेठी के पास भी गया था और मेरे एक बड़े परिचित थे जो कि अमेठी में स्मृति ईरानी की जो है गाड़ी के पास खड़े थे। और स्मृति ईरानी ने एक बीजेपी वर्कर को बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और वो अभद्र भाषा एक बहुत ही गलत भाषा थी। और बीजेपी वर्कर्स के साथ जिस अहंकारपूर्ण तरीके में उन्होंने बात की, आप दिल्ली से आकर के अमेठी के लोकल लोगों को आप इस तरह से अगर अपशब्द बोलेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी नाराजगी थी। आप सोचिए, अब योगी जी कहते तो ये भी हैं कि स्मृति ईरानी ने जो है जब चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग खत्म हुई, तो उस दिन योगी जी को फ़ोन किया, उनको वो उल्टा सीधा बोलने लगी। तो उस समय फिर जो है योगी जी ने कहा कि आपने फ़ोन काट दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब आप जरा विचार कीजिए कि अगर योगी जी की मान लीजिए कि इसमें कुछ है तो योगी जी 10,000, 12,000, 15,000 वोट का कुछ असर डाल सकते थे मान लीजिए। लेकिन आप बताइए 1 लाख वोट से स्मृति ईरानी हार गई। समझ रहे हैं आप? मतलब उनके खिलाफ कितना गुस्सा था, क्योंकि उनकी अकड़, उनका अहंकार। सबसे बड़ी बात ये कि आप सोचिए कि वो जहाँ खड़ंजा, नाली, घर, मकान, चौक चौबारा और घर की जमीन, इस पर सांसद को नहीं बोलना चाहिए। हाँ भैया, हाँ भैया बताइए ना। जयसिंहपुर, कादीपुर पूरा राउंड होगा, दोनों विधानसभा में माता जी पीछे रही। अच्छा, बचा फिर लम्हुआ। लम्हुआ भी बराबर लीड नहीं कर पाया, वो घनश्याम तिवारी वाला मामला। तो हमको हमारी जो आस थी, कादीपुर और जयसिंहपुर, यही 2 विधानसभा लगभग 40,000 वोट से हारेंगी मीनका। 50,000 से ऊपर। 17 राउंड की गिनती हो गई है भैया। अच्छा, हाँ, यानी 7,79,041 वोटों की। अच्छा अच्छा, 3,25,000 वोट बाकी है। अच्छा, मतलब जो अपना मेन गढ़ था वो सब कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, ये बीजेपी के एक वर्कर हैं जो कि मेरा जिससे जुड़ाव है, तो इस तरह से पूरे देश से फ़ोन आते रहते हैं और लोग अपनी बातें बताते हैं कि उनकी जो तकलीफ़ें बताते हैं, उसी हिसाब में मैं भी अपनी बातें कहता हूं आपसे। तो मैं आपसे जो बात मित्रों कह रहा था वो यही बात कह रहा था कि
कि स्मृति ईरानी की जो अकड़ वाली इमेज थी वो स्मृति ईरानी को बहुत ज़्यादा डेंट किया, उसने बीजेपी को बहुत डेंट किया। और मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो तो फिर भी बहुत विनम्रता के साथ बात करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे लोग किस तरह बात करते हैं। मेनका गांधी का जो पूरा, अभी मेनका की सीट की बात हो रही थी, मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट जो है वहाँ पर भी मैं बताया था, वहाँ भी मैंने दौरा किया था, मैंने देखा वहाँ पर कि बीजेपी वर्कर्स वहाँ बहुत नाराज थे। अब आप सोचिए कि जरा 5 सालों तक आप बीजेपी वर्कर्स के कहने पर कुछ करते नहीं है, एक मोटरसाइकिल तक बीजेपी का वर्कर छुड़ा नहीं सकता, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप लोग सोचते हैं कि वो जो है पूरा सबको लेकर के और पूरा जग जीत लेगा। तो इतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या मित्रों, मैं यहाँ पे थोड़ा मुसलमानों के विषय में बात करना चाहूँगा कि आप देखिए कि जो मुसलमान थे उन्होंने, बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि लाभार्थी वर्ग मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में उनको वोट देगा, लेकिन जो लाभार्थी मुसलमान था उसने बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। और वोट क्यों नहीं दिया? वोट ना देने की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि वो अपने ईमान पर, अपने अकीदे पर पूरी तरह से कायम है। और आप सोचिए, मैंने आपसे कई बार अपने वीडियोस में ये बात कही थी कि वो मुसलमान जिनके सर पर 6-6, 7-7 पीढ़ियों से छत नहीं थी सीमेंट ईंटे की, जो झोपड़पट्टी में रहते थे, जिनके सर पर झोपड़ियां थीं, और जब बारिश होती थी तो वो कभी भी ऐसा नहीं था कि एक जगह पे सो पाएं। 6-7 पीढ़ियों से, 6 से 700 सालों से ऐसा होता था कि बारिश आने पर कभी उनको अपनी खटिया रात में यहाँ खिसकानी पड़ती थी तो कभी वहाँ खिसकानी पड़ती थी। उन सबके छतों पर प्रधानमंत्री मोदी ने छत दी। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार यूपी में है, योगी जी ने खुद ये बात कही कि 20% यूपी के अंदर मुसलमान वोटर है, लेकिन 40% योजनाओं का लाभ ले रहा है। आयुष्मान कार्ड के जो 80% जो लाभार्थी हैं वो मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्लॉज लगा दिया गया है कि जो 6, अगर मतलब परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, और इसमें ज़्यादातर हिंदू बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा है कि ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे एक मुसलमान परिवारों में 56 लाख का जो है क्या कहते हैं बीमा लेके मुसलमानों के पास है। अब कि हिंदुओं को उससे कोई फायदा नहीं है। राशन का, अब जो राशन, फ्री राशन दे रहे हैं, इसमें अगर मान लीजिए हिंदुओं का 5 का परिवार है तो उनको 25 से 50 किलो राशन मिल रहा है। अब मान लीजिए मुसलमानों का परिवार अगर 15-20 लोगों का परिवार है तो उनको 200 किलो राशन मिल रहा है। तो इस सरकार ने जितना मुसलमानों के लिए कितर किया, उतना मैं कहूँगा भाई साहब कि 60 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया मुसलमानों के लिए। लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों ने बीजेपी को कतई वोट नहीं दिया। और अब बीजेपी क्या उसकी रणनीति होती है इसको लेकर के, वो तो खैर आगे देखेंगे। लेकिन अभी और आगे बढ़ते हैं जरा। मैंने बहुत से पॉइंट्स नोट कर रखे हैं मित्रों की इसमें क्या स्थिति है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएसएस जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी तरह से चुनाव छोड़ दिया था एकदम। और अगर मैं कहूँ आपसे साफ बात, ये आपको भी पता होगा, आप भी देखते होंगे फील्ड में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे हट जाने से अगर देखा जाए तो जो 240 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, ये खुद मोदी की अपनी मेहनत की सीटें। तो इसमें मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी कि मोदी ने अपनी जो ये सीटें मोदी की, सिर्फ मोदी की मेहनत की सीटें हैं, इसमें और किसी की कोई मेहनत नहीं है। स्मृति ईरानी की अकड़ तो मैंने बताई दी आपको, सबसे बड़ी जो एक खतरनाक कारण रहा। बहुत से ऐसे वर्कर बीजेपी के नेता हैं जिनसे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से सांसद लोग बहुत परेशान थे। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या कि हिंदू का वोट जो है वो बटा। राजा भैया की जो अपील थी, जो राजपूत वोट था, हमें भी उम्मीद नहीं थी कैसा हो जाएगा, लेकिन हिंदू वोट जो है वो बढ़ गया। और ज़्यादातर अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी से मुसलमानों को वोट नहीं दिया, यादवों को वोट नहीं दिया, सारा जो वोट था उन्होंने हिंदुओं को दिया। सारा सीट उन्होंने, मतलब उन्होंने सीटें नहीं दी मुसलमानों को, यादवों को, उन्होंने सीटें सब सवर्णों को दी थी। और सवर्णों का वोट बंटने से बीजेपी को बहुत तगड़ा डेंट लगा और इसीलिए यूपी में सारा गेम पलट गया। अब आप देखिए इसके अलावा कि कुल मिलाकर के ये मित्रों की जो सारा ये पूरा गणित है, अब इसके बाद अगर बीजेपी की सरकार बन जाए गठबंधन के साथ तो उसी को आप गनीमत मानिए। वैसे मुझे लगता है कि शायद 30-40% ही मुझे लगता है उम्मीद है कि शायद सरकार बने, क्योंकि सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी को हर कोई दबाना चाहता है। और इसीलिए नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे सरकार कितने दिन चल पाएगी, क्या हो पाएगा, ऐसा कहना आसान नहीं है। बहरहाल मैं ये जरूर कहूँगा मित्रों कि आप सभी लोग जो है अभी और भी अपने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत कीजिए और इकट्ठे होकर साथ रहिए, देश के लिए अपना जज्बा बुलंद रखिए। और जो है ये चुनाव सबक है और देखते हैं कि इससे मोदी जी और उनकी सभी जो लोग क्या सबक लेते हैं, आगे हम देखेंगे। इस पर आपके विचार क्या हैं, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। और मेरा आपसे इतना जरूर कहना है कि आप अपने मनोबल को कहीं से भी कमजोर मत कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।